पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, फिर उनके सहयोगी की धमकी दिए जा रहे हैं। सबकी आंखों में चुभ रही है भारत की विदेश व्यापार नीति। सब चाहते हैं कि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत का भी रुख साफ है, कम से कम अभी के लिए तो रूस से तेल खरीद जारी रहेगी। ऐसे में विशेषज्ञों के सुझाव है कि भारत को झुकना नहीं चाहिए। इन सुझावों के केंद्र में है अतीत के कुछ सबक, लेकिन अगर सबक मानकर चलते रहे तो ठीक, लेकिन अगर ट्रेड डील के आकर्षण में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, रोक दिया, तो भारत को कितनी चोट लगेगी। आज इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. भारत जो रूस से कच्चा तेल खरीदता है वो विवाद के केंद्र में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब उनके खास सिपह सलार स्टीफन मिलर ने भी एक इंटरव्यू में भारत पे हमला बोला है। स्टीफन मिलर कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ। फॉक्स न्यूज के प्रोग्राम संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स पे एक इंटरव्यू के दौरान स्टीफन मिलर ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध की फाइनेंसिंग कर रहा है। यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। Europe. So what he said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. अब आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा रूसी तेल खरीदने वाले देशों को एडिशनल पेनाल्टी की धमकी भी दी है। कहा है कि जो देश रूस से तेल खरीदेंगे उन पर अमेरिका 100% का टैरिफ लगाएगा। यह टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं हो जाता है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि रूस से बिजनेस जारी रहेगा। हमने 1 अगस्त के खर्चा पानी में इस पूरे विवाद का आउटलुक देने की कोशिश की थी। तब हमने आपको बताया था कि भारत की कुछ स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल कंपनियों को हाल फिलहाल कच्चे तेल का ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तब भारत सरकार ने अपने बयान में कहा था कि तेल कंपनियों को इस आशय का कोई आदेश नहीं दिया गया है, वो अपने हितों को ध्यान में रख के व्यापार करने को स्वतंत्र हैं। तब लगा था कि कंपनियां खुद बच रही हैं रूसी तेल खरीदने से। अगर आप वो पूरा विषय जो है देखना चाहें, जानना चाहें, तो खर्चा पानी के उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दृश्य थोड़े अलग भी हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की तेल रिफाइनरियों को अपने पसंदीदा देशों से तेल खरीदारी करने की अनुमति है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रैली आयोजित की थी, जो उन्होंने उसमें एक भाषण दिया। उन्होंने उस भाषण का आशय अगर देखें आप, उसका जो भावार्थ है वो भी कुछ इस ओर है कि हम रूसी तेल की तरफ शायद बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम जो भी खरीदें उसका केवल एक ही पैमाना होना चाहिए। हम वही चीजें खरीदेंगे जो किसी भारतीय के पसीने से बनी है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। अब खबरें यह भी कहती हैं कि भारत ने इस बात के सारे संकेत दिए हैं कि रूस से तेल का कारोबार अभी तो बंद नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि भारत को झुकना क्यों नहीं चाहिए और क्या इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं श्याम शरण। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, आज की तारीख में ही पब्लिश हुआ है। उन्होंने कुछ सुझावों और
विकल्पों उनका जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि हमें यह समझना होगा कि जब से भारत में ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभाली तब से भारत अमेरिका के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उनकी मांगों के आगे झुकना भारत के राष्ट्रीय हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। हम किसी भी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं दे सकते कि भारत को किन देशों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या किसके साथ नहीं। हमें ट्रेड वाली बातचीत में लगे रहना चाहिए और ऐसे डील का लक्ष्य रखना चाहिए जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो, न कि एक तरफा। साथ ही हमें भारत को अपनी विदेश नीति को किसी भी तरह की दखलंदाजी से दूर रखना पड़ेगा। कोई दखल हो तो नजरअंदाज करना चाहिए। अगली बात जो श्याम शरण ने मार्के की लिखी है वो कुछ यूं थी। कुछ जानकार ट्रंप की धमकाने वाली चालों के आगे झुकने की सलाह दे सकते हैं ताकि उनका अहंकार शांत हो और शांति स्थापित हो, लेकिन ये आगे चल के नुकसानदेह साबित होगा। अगर झुक गए तो धमकाने वाले अगली बार और भी ज्यादा झुकने की मांग करते हैं। क्या हम इस तरह के जाल में फंसना चाहते हैं? इसलिए अभी विरोध करके और भविष्य में और भी ज्यादा कष्ट से बचा जा सकता है। श्याम शरण अपने लेख में कुछ उदाहरणों का भी जिक्र करते हैं जब भारत ने किसी दबाव में न आना स्वीकार किया था। ऐसे उदाहरण उन्होंने लिखा है कि भारत फिलहाल खुद को कम आंक रहा है। साल 1968 में अमेरिका और सोवियत संघ के भारी दबाव के बावजूद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह साल 1995 में अकेले विरोध के बावजूद भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की संधि का पालन करने से भी इनकार कर दिया था। वे इस आर्टिकल में लिखते हैं कि भारत को हमेशा से अपने विचारों पर अडिग रहने के साहस के लिए सम्मान की नजर से देखा जाता रहा है। ज्यादातर विकासशील देश आज भी भारत से प्रेरणा लेते हैं। वे आगे लिखते हैं कि ट्रंप का विरोध करने में दर्द जरूर होगा, लेकिन हमें इसे सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के लोग पहले भी राष्ट्र हित में त्याग स्वीकार करने और ऐसे नेता का समर्थन करने के लिए तैयार रहे हैं जो ऐसा करने की अपील करता हो। अनुमान है कि ट्रंप के टैरिफ बम से भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी में 0.2% की कमी आएगी, लेकिन भारत के व्यापक हितों की रक्षा के लिए ये एक छोटी सी कीमत है। अब ये तो वो कंडीशन हो गई जहां भारत रूस से व्यापार जारी रखे, लेकिन अगर न रखे तो भारत को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स फर्म केपलर की रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। साल 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त से भारत रूस से काफी मात्रा में तेल खरीद रहा है, क्योंकि ये अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारत जो है वो रूस से सिर्फ अपनी जरूरत का 0.2% कच्चा तेल खरीदता था, जबकि आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत का 35 से 40% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। अब केपलर के एनालिस्ट का कहना है कि अगर भारत को रूसी तेल से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया गया तो भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अनुमानों के मुताबिक भारत का सालाना तेल आयात बिल 9 से 11 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में 79,000 करोड़ रुपए से लेकर 96,300 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। सुनते हैं एक्सपर्ट्स को जो और इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं। जब से यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुए हैं तो जो रूसी निर्यातक है उन्होंने भारत को बड़े अच्छे दाम पे तेल उपलब्ध कराया है, बड़ा अच्छा डिस्काउंट दिया है। कभी कभी जो डिस्काउंट है वो 20% भी हुआ है, 25% भी हुआ है, एक समय ऐसा भी हुआ है 30% भी हुआ है। हालांकि वो काफी कम हो गया है, लेकिन चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था में अगर $2 का भी कोई डिस्काउंट देता है वो हमारे लिए वो अरबों रुपए की बात हो जाती है। और उससे हमारे आम उपभोक्ता को जिसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, टरबाइन फ्यूल चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए, उस सब में उसको भारी राहत मिलती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बात ये नहीं है कि तेल कहाँ से आ रहा है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि तेल का दाम क्या है। जो सऊदी अरब हमको तेल देता है, जो बहुत बड़ा निर्यातक है, सऊदी अरब हमको जो तेल देता है जो अंतरराष्ट्रीय रेट होता है उससे $2 महंगा देता है, और उसको वो कहता है एशियन प्रीमियम है, वो हमको देना पड़ता है और हम सालों से दे रहे हैं। लेकिन रूस जो है वो हमको जो तेल देता है उस पर हमको डिस्काउंट देता है, और हमारे जो बंदरगाह है वहां तक तेल को पहुंचाता है, जहाज भी लाता है, उनका बीमा भी पैसा भी देता है, और तेल की क्वालिटी भी अच्छी है। तो उसका नतीजा ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको फायदा होता है, हमारी जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनको फायदा होता है, और कुल मिला के हमारी जो आम जो जनता है देश की, जो पेट्रोल लेती है, डीजल लेती है, उसको फायदा रहता है। अब एक सवाल और कि मान लीजिए किसी मजबूरी में अगर भारत रूस से दूरी बनाने का फैसला करता भी है तो भारत के पास विकल्प क्या क्या होंगे। हमने शुक्रवार की तारीख यानी 1 अगस्त के दिन जो खर्चा पानी का एपिसोड था उसमें डिस्कस किया था। एक बार फ्रेश आउटलुक के साथ और नए अपडेट्स के साथ इसको
फिर से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हम रूस का तेल नहीं खरीद पाते हैं और हमको तेल और देशों से लाना पड़ता है। इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा, जो आज रूस तेल निर्यात करता है, आज की तारीख में रूस लगभग 45 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात करता है और 25 लाख बैरल जो है वो पेट्रोल, डीजल, टर्बाइन फ्यूल, इस तरह के जो जिनको तेल उत्पाद बोलते हैं, उसका निर्यात करता है। अगर भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदता, कई देश तो लेन उन्होंने बंद कर रखा है जब से यूक्रेन क्राइसिस हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े रूसी तेल के खरीदार हैं वो चीन और भारत है। हालांकि टर्की भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन ये छोटे उसके खरीदार हैं। भारत जैसा बड़ा खरीदार अगर रूस का तेल नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रूस का तेल है, वो जो ग्लोबल चेन सप्लाई चेन है, जो ग्लोबल ऑयल सब, उससे गायब हो जाएगा। तो उसकी सबसे बड़ी जो परेशानी ये होगी, जैसे ही वो तेल गायब होता है, क्योंकि भारत ने लेना बंद कर दिया, तेल की कीमत पूरी दुनिया में ऊपर चली जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो हमको जो दो तरह से चोट लगेगी। हमको एक चोट तो ये लगेगी कि जो सस्ता जो तेल था रूस का, हमको वो मिलना बंद हो गया, चाहे उसको लेना हम ही ने बंद कर दिया, लेकिन वो हमारे पास आना बंद हो गया। लेकिन उससे भी भारी चोट हमको ये लगेगी कि और जहां से हम तेल खरीदेंगे, लेके आएंगे, वो हमको महंगे दाम पे मिलेगा। तो ये हमारे लिए दोहरी मार हो जाएगी। बाकी ट्रेड डील तो अब तक हुई नहीं है, जब होगी तब होगी, अभी भारत अटका हुआ है। इस पूरे केस की अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। इसे लिखा है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।